फ्रेंड्स, आप सबका हमारी आज की वीडियो में स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हम इसके कंटेंट्स के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा कंटेंट जो है, फर्स्ट आउटलाइन है, वो है व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सेकेंड है डिस्कवरी ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। थर्ड है गोल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फोर्थ है प्रोसेसर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फिफ्थ एंजाइम्स यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एंड सिक्स्थ हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी involves using enzymes and various laboratory techniques to manipulate and isolate DNA segment of interest. This method can be used to combine or splice DNA from different species or to create genes with new function. The resulting copies are often referred to as recombinant DNA. Such work typically involves propagating and recombinant DNA in a bacterial or yeast cell, whose cellular machinery copies the engineered DNA along with its own. इसका मतलब है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वह टेक्नोलॉजी है जिसमें हम किसी भी एंजाइम्स का यूज़ करके एक वेरियस टाइप की लेबोरेटरी टेक्निक की सहायता से किसी भी होस्ट सेल या डोनर सेल से क्या करते हैं, डीएनए सेगमेंट को आइसोलेट करते हैं। देन मेथड्स को फॉलो करते हुए क्या करते हैं ना, किसी अन्य सेल से जिसे हम वेक्टर सेल कह सकते हैं, वहाँ से भी हम जो है डीएनए सेपरेट करते हैं। ठीक है, फिर जब हम होस्ट सेल एंड वेक्टर सेल के डीएनए को आपस में क्लोन करते हैं, ऐड करते हैं या बाइंड करते हैं, तो एक नए टाइप का डीएनए बनता है। अब इसे हम क्या करेंगे, एक न्यू सेल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब दोनों सेल्स के जो डीएनए हमने सेपरेट किए थे, उन्हें क्लोन करने के बाद जब उन्हें न्यू सेल में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा कि एक नए टाइप का डीएनए बनेगा और वो ग्रोथ करेगा। तो इसी तरह से जो दोनों डीएनए को आपस में बाइंड करने पे जो डीएनए बनता है उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब क्या है डिस्कवरी ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर बाय वॉटसन एंड क्रिक इन 1953। 1953 में इसकी जो हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। डीएनए डबल हेलिक्स की डिस्कवरी जेम्स वॉटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक ने रोजाल्ड फ्रैंकलिन के एक्स रे विवर्तन चित्रों मीन्स कॉपीज के आधार पर डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव दिया था। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर बाय वॉटसन एंड क्रिक इन 1953। सेकेंड, आइसोलेशन ऑफ डीएनए लाइपेज इन 1968। क्या हुआ, 1953 में जब डीएनए के डबल हेलिक्स की डिस्कवरी जेम्स वॉटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक ने की, उसके बाद में 1967 में डीएनए का आइसोलेशन एंड लाइगेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, 1917 में क्या है, 1917 में आइसोलेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन 1917 बाय स्मिथ, हेलमेट एंड जॉन्स हॉपकिंस। फोर्थ हमारा है फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन 1972 बाय एस कोहेन एंड एच बॉयर। फिफ्थ है इन 1973 कोहेन एंड बॉयर प्रोड्यूस फर्स्ट प्लाज्मिड वेक्टर विच इज़ केपेबल इन रेप्लिकेशन विद इन अ बैक्टीरियल होस्ट। तो इस तरह से यहाँ पे हम डिस्कवरी देखेंगे। 1972 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का फॉर्मेशन या डिस्कवरी हुई थी। गोल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
टू आइसोलेट एंड कैरेक्टराइज अ डीएनए। डीएनए को आइसोलेट एंड कैरेक्टराइज करने में इस टेक्निक का यूज़ होता है। टू ट्रांसफ़र फ्रॉम अ ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म एंड अ एक्सप्रेशन। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में ट्रांसफ़र करना एंड एक्सप्रेशन करना। ट्रांसफ़र एंड ट्रांजीन, ट्रांसफ़र द ट्रांजीन इनटू लिविंग सेल। किसी भी लिविंग सेल में क्या होता है, ट्रांजीन का ट्रांसफ़र करते हैं। आर्टिफिशियल सिंथेसिस अ न्यू जीन, किसी भी न्यू जीन का आर्टिफिशियल सिंथेसिस। अल्टरनेटिंग द जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीन थेरेपी, अंडरस्टैंडिंग द हेरिडिटरी डिसीज एंड दिस कॉज एंड क्योर। इम्प्रूविंग द ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन्स के जो जीनोम हैं उनमें इम्प्रूविंग। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसीजर, यहाँ हम इसके प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, आइसोलेशन करना होता है। किसका, उस जीन का आइसोलेशन करना होता है जिसमें हमें इंटरेस्ट हो, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसजीन कहेंगे। सो आइसोलेशन ऑफ ट्रांसजीन, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज ट्रांसजीन। सेकेंड स्टेज है हमारी प्रिपरेशन ऑफ वेक्टर डीएनए एंड ट्रांसजीन डीएनए टू बी क्लोन्ड। क्या करना होगा हमें यहाँ पे, जो ट्रांसजीन है और जो वेक्टर डीएनए है उसको हम क्या करने की प्रिपरेशन करते हैं, क्लोन करने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये पॉसिबल है। इंसर्शन ऑफ जीन टू द वेक्टर मॉलिक्यूल एंड लाइगेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए टू द एप्रोप्रिएट होस्ट सेल। अब क्या होगा कि हम ये जो अपना एप्रोप्रिएट जो वेक्टर डीएनए है उसे हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, एप्रोप्रिएट होस्ट सेल से ट्रांसफ़र करेंगे, में ट्रांसफ़र करेंगे। फोर्थ है एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन इन द होस्ट सेल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ट्रांसजीन है उसे होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम ट्रांसजीन कहेंगे, तो उसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट आइसोलेशन करेंगे। सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ वेक्टर डीएनए एंड ट्रांसजीन डीएनए टू बी क्लोन्ड, उन्हें क्लोन करने की प्रिपरेशन करेंगे। ये किसके प्रेजेंस में पॉसिबल, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन के चलते पॉसिबल है। फोर्थ हमारा इंसर्शन ऑफ जीन टू द वेक्टर मॉलिक्यूल्स एंड लाइगेशन है। फिफ्थ है इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए टू द एप्रोप्रिएट होस्ट सेल। फिफ्थ एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन इन द होस्ट सेल। इसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे। क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, दो सेल्स दिख रही हैं। सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे तो उसमें से एक क्या है, हमारी कौन सी सेल है, डोनर सेल है, डोनर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हम ह्यूमन पेनक्राइज का एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। ह्यूमन इंसुलिन एंड बैक्टीरियल प्लाज्मिड, ये दो हमारी सेल्स हैं जिसमें से ह्यूमन इंसुलिन हम कहाँ से सेपरेट करेंगे, तो ह्यूमन पेनक्राइज से सेपरेट कर सकते हैं। बैक्टीरियल सेल से हम क्या करेंगे, बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो होता है वो उसका डीएनए लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम अगर देखा जाए तो एग्जांपल के तौर पे क्या कर सकते हैं, ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन इन इकोलाई, हम क्या करेंगे, इकोलाई में ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन करेंगे। तो मान लेते हैं हम यहाँ जो हमारी डोनर सेल है वो कौन क्या है, ह्यूमन पेनक्राइज है। तो हमने ह्यूमन पेनक्राइज से क्या लिया है, जो डीएनए है उसे सेपरेट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो है जो सेल है, वेक्टर सेल है, वो हम ले लेते हैं बैक्टीरियल सेल, है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है, किसमें, इकोलाई में करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल है इकोलाई, उसका जो डीएनए है उसे ना सेपरेट करके हम क्या करेंगे, इसके जो प्लाज्मिड डीएनए है उसे सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो जो प्लाज्मिड डीएनए है उसका कट किसके साथ में होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ होगा।
और हमने पहले ही जो पेनक्राइस है, ह्यूमन पेनक्राइस है, वहाँ से कौन सा एक डीएनए ले लिया है ना। तो वो जो डीएनए है और ये जो डीएनए बैक्टीरियल प्लाज्मिड डीएनए है, इसे हम सेपरेट करके एक जगह पे या एक प्रॉपर स्पेस पे लाके क्या करेंगे, हम उसको रिकॉम्बिनेंट करेंगे। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट करने पे हमारे पास एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया है, जिसे हमने कहाँ से लिया है, होस्ट सेल या डोनर सेल से लिया है, जिसे हम ट्रांसजीन कहते हैं। और जो वेक्टर से लिया है हमने, वेक्टर सेल से लिया है, मतलब कि बैक्टीरियल सेल से जो प्लाज्मिक डीएनए लिया है वो है हमारे पास में। दोनों को हमने क्या किया है, रिकॉम्बिनेंट कर दिया, ऐड कर दिया, क्लोन कर दिया है। ऐड और क्लोन करने के बाद जो डीएनए हमको मिल रहा है वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हो गया है। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल। अब जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसका हम इंट्रोडक्शन कहाँ करेंगे, बैक्टीरियल सेल में करेंगे। बैक्टीरियल सेल में इसका इंट्रोडक्शन करने के बाद क्या होता है कि हमारे पास में एक बैक्टीरियल या रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम बन जाता है, मतलब ये एक न्यू सेल बन गई है, जिसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या किया था, इंट्रोडक्शन किया था। तो हमारे पास एक नए टाइप की बैक्टीरियम मिली है या बैक्टीरियल सेल मिली है, जिसे हम रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियम कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अगर हम इसे लेबोरेटरी स्केल पे करते हैं तो इसके बाद हमें इसमें कहाँ डालना होता है, फर्मेंटेशन टैंक में डालना होता है ना। फर्मेंटेशन टैंक में डालने से क्या होता है कि इसका फर्मेंटेशन होता है, इसकी न्यू कॉपीज बन जाती हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इन फर्मेंटेशन टैंक, ये प्रोसेस फर्मेंटेशन टैंक में हो जाती है। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होता है, ह्यूमन इंसुलिन का जो क्या है, आइसोलेशन मिल जाता है। आइसोलेशन हम कर लेते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं, है ना, और उसका क्या क्या वर्क होता है। तो फर्स्ट है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, क्लीव डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, एक स्पेसिफिक साइट से डीएनए को क्लिव करने की प्रोसीजर इस एंजाइम के थ्रू की जाती है। डीएनए लाइगेशन ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या वर्क करता है, फिलिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंड गैप्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट मेकिंग cDNA from RNA, polymerase kinase add phosphate to the 5' OH end of the polynucleotide to level it, alkaline phosphate, removal of terminal phosphate from the 5' end or 3' end, TDT, terminal deoxynucleotide transferase, addition of nucleotide of 3' OH site। एप्लीकेशन देखते हैं हम इसके कि हम इसे कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे, अभी हमने जो इसका एग्जांपल देखा था, क्या है, इंसुलिन प्रोडक्शन फॉर डायबिटीज। सेकंड है फैक्टर प्रोडक्शन, फैक्टर फॉर हीमोफिलिया बी, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, आर्थ्रोपोटीन प्रोडक्शन फॉर ट्रीटिंग एनीमिया, इंटरफेरॉन प्रोडक्शन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका प्रोडक्शन, जीन थेरेपी, इसमें इसका यूज़ होता ही है, मेडिकल डायग्नोसिस एंड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन। ये जो हमने देखा यहाँ, इन सारी जो चीज़ें हैं या ये जो सारा है, यहाँ पे हम देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन या अप्लाई होता है। तो यहाँ हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे के टॉपिक्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा एंड आगे की वीडियोस को फॉलो कीजिए। थैंक यू।